बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की 10 साल की व्यवस्था इसीलिए की थी कि जो आखिरी पीढ़ी पे बैठा, लाइन पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको मदद मिले। जब उसको मिल ही नहीं रही है तो ऐसे आरक्षण को लेके हम क्या करेंगे? अभी क्या एक बात, अब इन्होंने कहा बाबा साहब ने 10 साल के मतलब आरक्षण बना था, आरक्षण को कितने सालों तक दबाएगा? आप इसका जवाब भाई साहब से पूछ लीजिए। दबाया क्या? कब? नहीं, कौन दबाया? कौन आरक्षण कब लागू हुआ? दबाया कौन? लागू कब हुआ भाई साहब, आप बताइए। बाबा साहब के सब सन एग्जैक्ट नहीं याद है। नहीं बताइए ना। अरे बताइए, अब मैं लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? बता तो दिया, बाबा साहब जिंदा थे। लिखा था उन्होंने। नहीं लिखा नहीं, एकदम आरक्षण के बारे में उन्होंने कहा था, आरक्षण के बारे लिखा नहीं था, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। उसमें बहुत सी समितियां थी, जैसे झंडा समिति थी जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्यों कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ही आरक्षण अध्यक्षता में उनके हुआ था, अध्यक्षता में उनके हुआ था, हम उनका सम्मान करते हैं। आरक्षण मतलब बाबा साहब ने जो आपने बोला संविधान नहीं लिखे थे, ठीक है, लिखा कौन था? अब इनसे इसका जवाब मांग लीजिए, मांग ले, बताइए। 250 लोगों ने तो उसमें कलम चलाई थी, भाई साहब से पूछ लीजिए। नहीं बाबा साहब आपको कहने का मतलब लिखा कौन था? आप नहीं बाबा साहब के खिलाफ नहीं बाबा साहब खिलाफ नहीं, बाबा साहब खिलाफ मैं, ये आपकी जो सोच है गलत सोच है। आप बस मुझे आप एक अध्यक्षता में बाबा साहब की अध्यक्षता में बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बाबा साहब संविधान समिति के अध्यक्ष थे। 250 लोगों की समिति थी लगभग। हर वर्ग, हर प्रांत, हर व्यवस्था से लोग थे वहाँ पे, हर जाति, हर धर्म के लोग बैठे थे वहाँ पे। मेन 10-15 समितियां बनी थी, उसके अलग अलग अध्यक्ष थे। 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान, 15 देशों के संविधान से थोड़ी चीजों को निकालकर एक नई संविधान बनाई गई। जिसका और एक बड़ी बात, जिसका पहला संविधान में परिवर्तन 1951 में ही हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन करके, और आज तक सैकड़ों संविधान संशोधन हो चुके हैं। भाई साहब ने इससे पहले एक सवाल के जवाब मांगे ना, मुद्दे से भटक रहे हैं। इनसे पूछे संविधान लिखा कौन था, पहला सवाल होगा। अच्छा ठीक है, जो भी लिखा हो, इन्होंने कहा समिति ने लिखा है, बहुत सारे लोग लिखा है। क्या बाबा साहब ने अपने हाथ से कलम से बाबा साहब की उस पे संविधान पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। संविधान जो राइटिंग है, जो हाथ से लिखा हुआ है, वो लिखित संविधान है भारत का। विश्व में ऐसा संविधान है भारत का, लिखित संविधान है। संविधान के पहले पेज पे फोटो किसकी थी पता है आपको? किसकी? भगवान श्री राम की थी। संविधान पे फोटो की बात मत करिए, लिखने की बात करिए ना। फोटो की बात आप देखिए, बाबा साहेब ने ही, धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बाबा साहेब ने ही, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही। गौतम बुद्ध की भी फोटो है, तो धर्म क्या मतलब है? पूछे लिखा कौन था संविधान? आपने कहा धर्म मत जाइए, हमने कहा भारत का संविधान है, लिखित संविधान है, आपको पता होगा। जो भारत का संविधान है, लिखित संविधान है विश्व का, और लिखा कौन था इनसे आप पूछिए ना। समितियों को मत जाइए, कौन समिति में कौन कौन अध्यक्ष है, कौन क्या प्रारूप थे, ठीक है, आप इनसे पूछिए लिखा कौन था। ये बोले बाबा साहब नहीं लिखे थे संविधान, इनसे पूछिए तब लिखा कौन था। बस एक सवाल का जवाब इनसे मांगिए, बाबा साहब संविधान नहीं लिखे थे। कौन लिखा? अभी बोले अब देखिए वो वहाँ पे, हाँ रिपीट करिए, मैं वहाँ पे कौन लिख रहा था, हाँ ये मुझे नहीं पता। ये अभी आरक्षण और ये इनको भी नहीं आरक्षण की बात अभी चल रही थी। आरक्षण की बात बहुत ज्यादा, बताइए सही उत्तर मिला ही नहीं, खोज रही है वो, सही उत्तर मिला ही नहीं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। संविधान में जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो जिनका आरक्षण हटाया गया है उनका क्या कहना है, हम ये जानना चाहते हैं। आपको क्या कहना है? सही, जिसका आरक्षण है वो रहना चाहिए, बस बात करें। सुप्रीम कोर्ट की बात मानना ही पड़ेगा सबको, बस क्लियर। दोनों बातें हो गई, तो आप तो दोनों बातें कर रहे हैं, कैसे? आपने कहा आरक्षण रहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जनगणना, ये सवाल करिए ये किसको मिलना चाहिए, किसके तहत मिलना चाहिए। आप जनगणना कराइए, पहले जातिगत जनगणना, फिर आर्थिक स्थिति की जनगणना, फिर आप तय करिए कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो योग होगा वो आरक्षण पाएगा, ठीक है। आया है, पहले आप ला आने दीजिए ना कि कैसे उसकी तैयारी करेंगे। अभी आप उसके लाभ को नहीं जानती, कैसे कौन सी स्टेट उस पर काम करने के लिए अपना बनाएगी भी थी, है कैसे तय करेगी कि कौन उस मानक में आता है कौन नहीं आता है। उसमें चर्चा और विषय तब बनेगा कि कहीं इसमें कमी है, कहीं इसमें फायदा है। अभी इन्होंने जातिगत जनगणना की बात करी, तो जातिगत जनगणना का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत जनगणना एक ही शर्त पे मैं समर्थन करूंगा कि इस भारत में रहने वाला सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी लोगों की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सिर्फ हिंदू में ठाकुर, पंडित, पवार, बनिया, चमार, मुसहर, गिरी, गोसाई, धरिकार नहीं होते हैं। शेख, सैयद, हाशमी, कंसारी उसमें भी होते हैं, उसमें भी ओबीसी होते हैं। सबकी बात होगी,
कोई दिक्कत भाई नहीं। भारत की बात है, भारत में सबकी जनगणना होनी चाहिए जातिगत, उसमें चाहे वो किसी धर्म जाति का हो। ये बात समर्थन करते हैं तो फिर लोग हिंदुओं की जाति की जनगणना की बात क्यों करते हैं और बाकी अदर की क्यों नहीं इनके करते? दिमाग में भाई साहब के चल रहा था कि चल नहीं रहा, ये ओरिजिनल है, ये रियल है। मैं बता दूं, इनके दिमागों में चल रहा था कि भारत में जातिगत जनगणना की बात होगी, बस हिंदू मुस्लिम की होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने धर्म है। ये तो धर्म की जनगणना हो गई ना, जाति तो हिंदू नहीं जाति हिंदू नहीं, जाति अरे भाई साहब भी बोले ना, मेरी बात सुनिए भाई साहब क्या बोले हैं हिंदू में कि ठाकुर पंडित ये तमाम तरह की जातियां गिनाई है ना, तो तमाम तरह की धर्म है जो उसमें तो जातियां तो होंगी बनी हैं, सभी धर्मों में सभी जातियां। यही तो इन्होंने कहा ना कि हिंदुओं की जाति की जनगणना। अभी तो बोले कि हम जातिगत जनगणना ऐसी चाहते हैं कि सैयद अंसारी भी कितने हैं पता चलना चाहिए, कुरैशी भी कितने हैं पता चलना चाहिए, तब हम भी बताएंगे कि कितने गोसाई। बोलना चाहिए, जितनी जनता है भारत की हर जनता को बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आप तय करिए तो सब बोलेगा, आप अपने आप को तय करिए ना। चाहता है राहुल जातिगत गांधी के बारे में भी एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उनकी जाति नहीं पता है और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति मांग रहे हैं, अपनी जाति बताने में क्यों शर्मा रहे हैं? एकदम फैक्ट बात कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं। वो कैसे कह दूं ब्राह्मण है भाई, आप बताइए कैसे कह दूं ब्राह्मण है? एक मिनट सुनिए 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 सुनिए, काहे नहीं क्लियर है? अभी कोई जान ही नहीं रहा है। दादी है पहला कंफ्यूजन, ठीक है, दादी पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की गांधी हो गई, नहीं पता कैसे, चलिए हो गई, नेहरू गांधी एक है मान लेते हैं, ठीक है। उनके पति फिरोज खान, ठीक है, उनका लड़का राजीव गांधी कैसे, चलिए मान लेते हैं। उनकी पत्नी कैथोलिक चर्च, आज भी वो चर्च में पूजा करती हैं, उससे हमें नहीं समस्या है, वो चर्च में पूजा करें, नमाज पढ़ें, मंदिर जाएं, गुरुद्वारा जाएं, आई डोंट केयर, ठीक है। लेकिन पारसी और कैथोलिक का लड़का दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे हो सकता है? यही फार्मूला बता दीजिए, भगवान कसम मैं भी बनना चाहता हूँ। तो फिर अखिलेश यादव क्यों चिल्ला रहे हैं कि जाति कैसे पूछ ली, जाति कैसे पूछ ली, और जाति कैसे पूछ ली, जाति कैसे पूछ ली, जबकि वही जाति की बात करते हैं कि कैसे पूछ रहे थे मिश्रा जी? हाँ, मिश्रा जी मिश्रा जी कैसे पूछ रहे थे? वैसे ही पूछा गया है, वो तो दरबारी हो गया है ना व्यक्ति। अखिलेश भैया का मैं बहुत समर्थन करता हूँ, बहुत नौजवान युवा मजबूत व्यक्ति हैं, लेकिन वही बात है दरबारी गलत व्यक्ति के हो गए हैं, जिनके लिए उनके पिताजी संघर्ष करते रह गए। उनके पिताजी की राजनीति शुरू हुई इंदिरा गांधी के आपातकाल को खत्म करने के लिए। आज जो नेता बनते हैं, लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, या जो भी अपने आप को नेता बनता है, सबकी राजनीति इंदिरा गांधी के दमन को समाप्त करने के लिए हुई है। 10 साल तक मुलायम सिंह यादव जी ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी आजमगढ़ के लिए बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 10 साल तक अगर कांग्रेस की सरकार का समर्थन किया ना, तो भी इतना ईमान नहीं बेचा था कि यूपीए में जाके समर्थन किया था। भाजपा को रोकना था, लेकिन उन्होंने सरकार बाहर से बचाई थी, बाहर से समर्थन दिया था। वो कभी यूपीए के सदस्य नहीं थे। कंपनी का नाम बदल के INDIA कर लेंगे और बेटा साथ चला जाएगा। बाप को भी बुरा लगा होगा, हमें भी बुरा लगा। चलिए, यहाँ पे अभी बातें हुई, काफी लंबी हो गई। आपको इन सारे मुद्दों पे क्या कहना है? जिस तरह से जिस तरह से सुप्रीम भीड़ बैठाती हैं और माहौल बनाती हैं, देश का चुनाव गड़बड़ किया। कौन किया? हमने किया। आप पे कोई आरोप नहीं है, यूट्यूबरों पे आरोप है, आप पे कोई आरोप नहीं है। मैं आपका चैनल कभी देखा हूँ ना, मेरे पास इतना समय है कि आपका चैनल मैं देखूं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो माहौल देश में चल रहा है, जिस तरीके से चुनाव का माहौल रील्स बना के और 4 लोगों को भीड़ इकट्ठा करा के कोने में वीडियो बना के बदला जा रहा है ना, तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी बना लिया हूँ कि जहां भी मुझे यूट्यूबर ऐसे करते हुए दिख गया, बोलूंगा जरूर। नहीं चलने दूंगा, चाहे किसी का हो। पहले समझ लीजिए कि कौन कर रहा है। मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया, मैं दीदी आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया, मैं दीदी आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया, पब्लिक जो बोलती है आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। पब्लिक जो बोलती है ना, पब्लिक जो बोलती है, हम वही सवाल करते हैं, वही जवाब करते हैं। हमारे साथ में सामने जिस तरह के समर्थक रहते हैं, उसी तरह के सवाल करते हैं। ऐसे में भी पता बिका हुआ आरोप लग रहा था। अभी कह रहे हैं कि आपने पूरे देश की राजनीति बदल दी। अभी हमने ये देखिए, भ्रमित कर रही है। सॉरी मैम, आपको नहीं बोला मैंने, आपको नहीं बोला,
आपको नहीं बोला ठीक, मैंने। ठीक, ठीक। मैंने उन यूट्यूबरों को बोला, किसको नाम लीजिए। मैं किसी का नाम क्यों लेके फर्जी प्रमोशन दूं। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग उत्तम न्यूज भाई सब्सक्राइब करिए, अच्छी चैनल लग रही है मुझे। बाकी अगर ये गड़बड़ करेंगी तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बस उन सभी नौजवानों से आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इनके प्रमोशन से नहीं होगा, मेरा चैनल ऑलरेडी प्रमोटेड है। ये प्रमोटेड है, तभी तो बोलने आया हूँ कि इनके आप काटिएगा मत है, आपका देखूंगा मैं इनके चैनल से। मैं मेरे पास टाइम नहीं है देखने भर। अरे तो मैं बोला हूँ तो अपना तो देखूंगा ना। हाँ, और अपने लिए तो निकाल ही लूंगा भाई। लेकिन मैं इनके सभी सब्सक्राइबरों से, क्योंकि वो इन्हीं को नहीं बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे देखते होंगे, मैं उन सभी नौजवानों से बस इतना विनम्र आग्रह करूंगा कि जहां भी पूरे देश में यूट्यूबर माइक लगा के खड़ा हुआ दिखे, उससे बिल्कुल विनम्रता के भाव से उसके सारे सवालों का जवाब दीजिए, उसको दिग्भ्रमित मत करने दीजिए। क्योंकि यूट्यूबरों ने समाज में जो परिवर्तन लाया है भ्रम फैलाकर, ये बहुत निंदनीय है, हद से ज्यादा निंदनीय है और बहुत निंदनीय है। ये तो निंदनीय करके हमारी ही निंदा कर रहे हैं। मैं कैसे बताऊं? इतनी दूर की वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। हाँ? इतनी दूर की डिलीट कर दी जाएगी, वहाँ की जो पूछताछ हुई वो। क्या आपको भी लगता है कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं? मैं आपके नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आपका चुनाव प्रक्रिया से उसके पहले से हम देख रहे हैं। भाई साहब पता नहीं कहाँ से कह रहे हैं, या ये किस यूट्यूबर से प्रभावित है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये इनकी अपनी निजी राय हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने ये अपनी इनकी निजी राय हो सकती है। बिल्कुल मैं यही बोला, और मैं ये भी बोला कि मैंने आपका चैनल नहीं देखा है और मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं बस ये आग्रह युवाओं से करता हूँ। ये आपको नहीं बोल रहे हैं, मैं इनको ये अपने पीछे की ताली सुनने के लिए बोल रहे हैं, वाहवाही लेने के लिए बोल रहे हैं। इनकी वाहवाही? हाँ, जो मिल रही है ये आपको नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने वीडियो में मेरे चेहरे को ब्लर कर दीजिएगा। मुझे कोई सहानुभूति मतलब किसी की वाहवाही नहीं चाहिए भाई। मैं ये लोवर हवाई चप्पल में पहन के वाहवाही लेने आऊंगा। ये बड़े भैया भी मुझको पहचानते हैं, बहुत भली बाती, मैं भी इनको पहचानता हूँ, बहुत भली बाती। ठीक है, हम लोग एक ही मतलब शहर के रहने वाले हैं। मैं आपसे ना मेरी कोई दुश्मनी है, मैंने पहले बोला कि मैं आपका चैनल मैंने आपसे केवल इतना ही कहूंगा, देखिए आपका देखिए सुन लिए, इसलिए मैं केवल ये कह रहा हूँ, देखिए ये इनका पेशा है, इसके लिए ये मेहनत कर रही हैं। आप एक साथ सारे लोगों को किसी उस पे खरा उतार देंगे तो वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। इनकी बात सही। अभी आपसे भी सवाल कर लेते हैं। मैं एक ठीक आप पहले एक बार भैया, मैं आपको जस्टिफाई नहीं, मैं भैया को वीडियो पूरा कर ले, पुलिस आ गई है तो भगा पुलिस। दीजिए। एक मिनट सुनिए, मैं भैया को जस्टिफाई माइक पे करूंगा, भैया का जवाब देके मैं जा रहा हूँ, अपने खुद काम से आया था। देखिए मैं भैया बस ये इनके माध्यम से लोगों से बस इतना ही निवेदन किया हूँ, पहले बोल दिया हूँ कि इनका चैनल मैं पहली बार देखा हूँ। ये कैसी हैं इनके बारे में मुझे मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन देश के वो युवा, वो अगर कहीं यूट्यूबर कोई भी पब्लिक मीडिया प्रचार कर रहा है, वो जा रहा है, तो आप जाइए भैया, आप अपनी बात आप ये कर रहे हैं, सुना आपके बातों से ये स्पष्ट हो रहा है, मेरा भी सुन लीजिए। आपको लग रहा है कि जो आम जनता की बातें उठा रहे हैं, अगर आप ये समाजवादी के समर्थक हैं, ये समाजवादी भाजपा से नहीं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पूरा देश जो ना, ये समाज पूरा, इसमें हर वर्ग के हर समर्थक पार्टी समर्थक है। यहाँ पे मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ पे देश प्रेमी नहीं है। अपने नहीं ले रहे हैं, अपने पे नहीं ले रहे हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। सवाल आपका क्या उसको बताइए। मेरा सवाल ये है कि जो ST/SC का सुप्रीम कोर्ट से नया आदेश आया है कि एक क्रीमी लेयर तैयार किया जाएगा, जिसमें जो है कि जो सक्षम है आरक्षण के लिए उनको ही दिया जाए, जो थोड़ा धनाढ़ हो गए, थोड़ा आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, उनको न दिया जाए। आपको इस पे क्या कहना है? ये बिल्कुल सही डिसीजन, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए है क्या ना कि आरक्षण का लाभ लेके लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, इसके बावजूद अपने बच्चों को आरक्षण देने के लिए वो उनको दिखाते हैं। एक अभी आया था, उसमें IAS के बच्चे का EWS बना हुआ था, उसके तहत वो लाभ लेके नौकरी ले रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। और आरक्षण का तो मुझे लगता है कि जाति शब्द हटा के आर्थिक आरक्षण लागू करना चाहिए। तो हमने भी यही बात की, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, पहले जातिगत होना चाहिए, उसके बाद पता चले कि यादव में कितने गरीब हैं, दलित में कितने गरीब हैं और ब्राह्मण में कितने गरीब हैं। यादव के गरीबों को देखने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी उसका ठेका लेके रखे हुए हैं। भाई यादवों का उत्थान करने के लिए यादवों के नेता बने, राजभर का नेता बनने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं, चौहानों के लिए दारा चौहान है। हर पार्टी के, हर बिरादरी के तो अपने नेता से डिमांड करिए। दलित के भी तो मायावती और चंद्रशेखर रावण जी हैं। सबको ही वही मैं कहना, मैं नाम लेने का मतलब कि हर पार्टी के एक लोग ये उठे हुए कि मैं अपने समाज का उत्थान करूंगा, तो
तो इसलिए समाज का उत्थान उनसे बात करिए। अगर देश का उत्थान करना है तो आर्थिक आरक्षण लागू करें। तो यहाँ पे हमने बातें करी आरक्षण को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है कि ST SC जो आरक्षण मिलता था उनको, उनमें भी एक क्रीमी लेयर तैयार की जाए। जो आर्थिक रूप से संपन्न है उनको आरक्षण न देकर जो जरूरतमंद है उनको आरक्षण दिया जाए। आपको इस पे क्या करना, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।